guys, this is me Anu Prajapati and welcome back to my YouTube channel AP Education Hub. So today in this video we'll discuss about the novel Namesake which is written by Jhumpa Lahiri. So आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे Namesake नॉवल के बारे में जिसको लिखा है Jhumpa Lahiri ने. And today in this video we'll discuss about the introduction to the author Jhumpa Lahiri. Then we'll discuss about introduction to the novel The Namesake. Then list of characters. And if we talk about list of characters, so list of characters की एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है. अगर आप लोगों ने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. उस वीडियो में मैंने जो कैरेक्टर्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक्सप्लेन की है सो दैट अगर आपको एग्जाम्स में कभी कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए आए तो आप लोग लिख पाओ. सो आप लोग वो वीडियो जरूर देख ले. उसमें मैंने सारे ही कैरेक्टर्स के बारे में एक्सप्लेन किया है. यहाँ पर मैं आपको सिर्फ जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बता दूंगी एंड देन विल डिस्कस अबाउट कंप्लीट समरी. देन विल डिस्कस अबाउट थीम्स एंड सिंबल्स. सो ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू द ऑथर Jhumpa Lahiri. So guys, here is the introduction to the author Jhumpa Lahiri. Jhumpa Lahiri का जो जन्म है वो लंदन इंग्लैंड में होता है 1967. She born in London, England in 1967 and she is the daughter of parents who immigrated from India. देखो जो Jhumpa Lahiri है उनका जन्म होता है इंग्लैंड में, यूएस में, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं वो इंडियन है और वो माइग्रेट होकर चले गए हैं यूएस, मतलब इंडियन इमाइग्रेंट हैं. एंड शी ग्रोज अप इन रोड आइलैंड इन यूएस. जो Jhumpa Lahiri हैं वो कहाँ पर बड़ी होती हैं? आइलैंड, रोड आइलैंड में, यूएस में जो रोड आइलैंड है वहां पर वो बड़ी होती हैं. एंड शी बोर्न टू बंगाली पेरेंट्स अमर एंड तपति. जो इनके पेरेंट्स हैं उनका नाम क्या था? अमर एंड तपति. एंड अगर हम इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें सो इन्होंने बीए किया था इंग्लिश लिटरेचर में, देन एमए इन्होंने किया इंग्लिश में क्रिएटिव राइटिंग में एंड देन पीएचडी इन रिनेसांस स्टडीज. ठीक है, बीए किया इंग्लिश लिटरेचर में, एमए किया इंग्लिश में और क्रिएटिव राइटिंग में एंड देन पीएचडी इन्होंने किया रिनेसांस स्टडीज में. एंड हर डीबट वर्क इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स. देखो इन्होंने जो राइटिंग करियर है उसमें डीबट किस वर्क से किया? इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स से. ठीक है, एंड ये इनका डीबट था, मतलब इनके फर्स्ट वर्क था एज अ राइटर. इनका जो फर्स्ट वर्क था वो था इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स एंड दिस फर्स्ट वर्क वन सेवरल अवार्ड्स. इस पहले ही इनके वर्क ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते इंक्लूडिंग द पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन इन 2000, इंक्लूडिंग पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन, और वो भी फर्स्ट वर्क नहीं जीता. सो ये इनके लिए बहुत बड़ी बात थी. एंड हर सेकंड पब्लिकेशन द नेमसेक, और इनका सेकंड वर्क क्या था? नेमसेक, विच इज अ नॉवल विच वी आर डिस्कसिंग टुडे. सो नेमसेक वाज हर फर्स्ट नॉवल एंड शी स्पेंट सेवरल वीक्स ऑन द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट. सो इनका सेकंड वर्क था जो हम आज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, नेमसेक. और जो ये नेमसेक नॉवल थी ये न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर लिस्ट में रही थी कई हफ्तों तक. एंड Jhumpa Lahiri ऑल्सो रिसीव्ड अ पेन हेमिंगवे अवार्ड एंड ओ हैनरी अवार्ड, द न्यूयॉर्क्स बेस्ट डीबट ऑफ द ईयर अवार्ड एंड एडिसन्स मेटकाल्फ अवार्ड एटसेट्रा एटसेट्रा. इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते इंक्लूडिंग जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं. एंड शी इज करेंटली लिविंग इन न्यूयॉर्क सिटी विद हर हस्बैंड एंड सन. सो जो Jhumpa Lahiri है वो करंटली अपने बेटे और हस्बैंड के साथ रह रही हैं न्यूयॉर्क सिटी में. एंड Lahiri इज एबल टू ड्रॉ हर रीडर्स इनटू द स्टोरी नॉट ओनली थ्रू हर डिटेल बट ऑल्सो बाय मेकिंग देम फील इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल नीड्स ऑफ द कैरेक्टर. तो जो Jhumpa Lahiri है वो अपने रीडर्स का अपनी नॉवेल्स में ध्यान खींचती है, सिर्फ इससे नहीं जो उन्होंने डिटेल्स दी हैं बट ऑल्सो बाय फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल नीड्स ऑफ द कैरेक्टर. हम उस कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं. एंड Jhumpa Lahiri नोन एज अ राइटर ऑफ इमाइग्रेंट लाइफ. Jhumpa Lahiri को राइटर ऑफ इमाइग्रेंट लाइफ के नाम से भी जाना जाता है. सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन टू द ऑथर नॉवेलिस्ट Jhumpa Lahiri. Now we'll discuss about introduction to the novel The Namesake. So here is the introduction to the novel Namesake. It is first published in September 2003. So देखो जो Namesake novel है ये सबसे पहले 2003 में पब्लिश हुई एंड इट इज Jhumpa Lahiri's फर्स्ट नॉवल. ये Jhumpa Lahiri की फर्स्ट नॉवल थी. इससे पहले इन्होंने जो लिखा था इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स, दैट वाज नॉट अ नॉवल, दैट वाज अ वर्क, और ये इनकी फर्स्ट नॉवल थी. एंड दिस नॉवल एक्सप्लोर्स द टग बिटवीन टू वर्ल्ड. ये जो नॉवल है इसमें हम दो वर्ल्ड के बीच का एक टग वॉर टाइप देखते हैं, द इंडियन वर्ल्ड एंड अनदर इज अमेरिकन वर्ल्ड. बिकॉज देखो यहाँ पर जो हमारा कैरेक्टर है गॉगल, उसका जन्म होता है अमेरिका में बट उसके पेरेंट्स तो होते हैं इंडियन.
इंडियन इमाइग्रेंट होता है, बंगाल से बिलोंग करते हैं। सो यहाँ पर हम एक टग वॉर टाइप देखते हैं इंडियन वर्ल्ड के बीच और अमेरिकन वर्ल्ड के बीच, जो कि हम समरी में डिस्कस करेंगे। एंड एक्सप्लोरेशन बेस्ड ऑन हर ओन एक्सपीरियंसेस ग्रोइंग अप इन अमेरिका एज अ चाइल्ड ऑफ इंडियन इमाइग्रेंट। सो गाइज देखो यहाँ पर झुम्पा लहरी जो भी चीजें एक्सप्लेन करती हैं गॉगल के थ्रू, गॉगल इज अ कैरेक्टर जिसके थ्रू ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रही हैं, बट जो भी चीजें वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हैं वो झुम्पा लहरी के खुद के एक्सपीरियंसेस है, बिकॉज वो खुद भी एज एन इंडियन इमाइग्रेंट यूएस में रही हैं। सो एक्सप्लोरेशन बेस्ड ऑन हर ओन एक्सपीरियंसेस एंड देयर आर 12 चैप्टर्स इन दिस नॉवल। इस नॉवल में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 12 चैप्टर्स हैं। तो अगर हम सेटिंग की बात करें, सेटिंग इन कैलकाटा, मैसाचुसेट्स, न्यूयॉर्क। सो इसकी सेटिंग कैलकाटा में है, न्यूयॉर्क में है एंड मैसाचुसेट्स में है। एंड देयर इज थर्ड पर्सन ऑमनिसेंट नरेटिव व्यू। जो इसका नरेटिव व्यू है वो क्या है? थर्ड पर्सन ऑमनिसेंट। एंड जेनरा की अगर बात करें तो इसका जेनरा है कंटेम्प्ररी इमाइग्रेंट फिक्शन एंड बिल्डन्स रोमान। अगर आप चाहते हैं कि मैं बिल्डन्स रोमान, आपके टीचर्स भी इसके बारे में कई बार डिस्कस करती होंगी, सो अगर आप चाहते हैं कि बिल्डन्स रोमान आखिर है क्या उसके बारे में हम डिस्कस करें, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो इसका जेनरा है कंटेम्प्ररी इंडियन माइग्रेंट एज वेल एज बिल्डन्स रोमान एंड ट्रेसेस मैनी इश्यूज। जो ये नॉवल है ये कई सारे इश्यूज पर नजर डालती है, इंक्लूडिंग पीपल्स रोमांटिक रिलेशनशिप। यस, रोमांटिक रिलेशनशिप। इफ वी टॉक अबाउट मौसमी मजूमदार, सो उसके इतने सारे रिलेशनशिप्स थे। सिमिलरली गॉगल, उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड, सेकंड गर्लफ्रेंड, देन फिर उसकी शादी होती है, डाइवोर्स हो जाता है। सो बहुत सारे रोमांटिक रिलेशनशिप्स इस नॉवल में हमें देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारे लोगों के। फ्रेंडशिप्स भी देखने के लिए मिलती है। नेचर ऑफ फैमिली एंड लॉस, वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पैक्ट ऑफ लिटरेचर का इम्पैक्ट तो है ही। जो प्रोटैगनिस्ट है गॉगल, उसके फादर जो थे वो निकोलाई गॉगल से इतने ज्यादा इम्प्रेस थे कि अपने बेटे का नाम उनके लास्ट नेम पर ही रख देते हैं। सो इम्पैक्ट ऑफ लिटरेचर इज ऑल्सो शोन हियर। देन आर्ट, food on people's life. So these are the issues which are traced in this novel. So this is the introduction to the novel. Now we'll discuss about the list of characters. So here is the list of character. As I told you, list of character के लिए previous video जरूर देख ले, link description box में है, ठीक है। So first character is अशोक गांगुली। अशोक गांगुली जो है वो गोगल गांगुली के फादर हैं। Then आशिमा गांगुली, ये अशोक गांगुली की वाइफ हैं, गोगल गांगुली की मदर हैं। देन सोनाली गांगुली। सो गांगुली फैमिली में टोटली 4 लोग होते हैं। अशोक गांगुली इज द फादर, आशिमा गांगुली इज मदर, गोगल गांगुली इनका बेटा होता है और सोनाली गांगुली इनकी बेटी होती है। इन चारों के ही पेट नेम भी होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज मौसमी मजूमदार। इसकी पहले शादी हो जाती है ग्राहम से, जो कि बैंकर होता है, फिर ये डाइवोर्स कर लेती है, फिर इसकी शादी होती है गॉगल से, फिर ये एक अफेयर में आ जाती है दिमित्री डेसजार्डिन्स के साथ और फिर इसका डाइवोर्स हो जाता है गॉगल के साथ भी। देन मैक्सिन रैटक्लिफ, सेकंड गर्लफ्रेंड ऑफ गॉगल, गेराल्ड एंड लीडिया रैटक्लिफ। मैक्सिन रैटक्लिफ के पेरेंट्स जो बहुत वेल्दी होते हैं। देन हंक एंड एडिथ रैटक्लिफ, मैक्सिन रैटक्लिफ के ग्रैंड पेरेंट्स। देन रथ जो है वो गॉगल की फर्स्ट गर्लफ्रेंड होती है। देन घोष जो है ये अशोक गांगुली को एक ट्रेन में मिलते हैं और जब अशोक और घोष एक ट्रेन में होते हैं उस ट्रेन का हो जाता है एक्सीडेंट। घोष तो उस ट्रेन एक्सीडेंट में मर जाते हैं और अशोक बड़ी मुश्किल से बचते हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कैरेक्टर वाले में बताया था और यहाँ समरी में भी हम उसके इंसिडेंट्स देखेंगे। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज ग्राहम, मौसमी मजूमदार का एक्स हस्बैंड। देन दिमित्री डेसजार्डिन्स, मौसमी मजूमदार के करंटली जो अफेयर जिनके साथ चल रहा है। देन बैन जो है वो सोनाली का फियांसे होता है, गोगल की बहन जो सोनाली है उसका फियांसे होता है बैन। इसके अलावा भी काफी सारे कैरेक्टर्स हैं जो मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। सो दिस इज द कैरेक्टर लिस्ट। नाउ विल डिस्कस अबाउट द समरी व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। So guys, now we'll discuss about the summary. So summary is very important as well as very interesting also. So ये जो story है, this is the story of 2 generations of गांगुली family. देखो ये story है गांगुली family की 2 generations की, ठीक है। एंड गांगुली फैमिली इज इंडियन इमाइग्रेंट टू यूएस। जो गांगुली फैमिली है वो बिलोंग तो करते हैं इंडिया से, बट वो यूएस जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। सो दे आर इंडियन इमाइग्रेंट टू यूएस। मैंने आपको कहा ये 2 जनरेशन्स की स्टोरी है, राइट। सो फर्स्ट जनरेशन तो है अशोक और आशिमा, सेकेंड जनरेशन है इनके बच्चों वाली जिसमें गॉगल है,
सोनाली है, ठीक है। सो वो सेकंड जनरेशन है और फर्स्ट जनरेशन है अशोक और आशिमा वाली। सो अशोक एंड आशिमा लिव इन अ स्मॉल अपार्टमेंट इन कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स। देखिए मैंने आपको बता दिया है, स्टोरी तो है 2 जनरेशंस की जो कि इंडियन इमाइग्रेंट है और यूएस में शिफ्ट हो चुके हैं। सो अशोक और आशिमा से स्टार्टिंग होती है इस स्टोरी की। अशोक और आशिमा एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं कैम्ब्रिज, यूनाइटेड स्टेट्स में, एंड दे आर अबाउट टू वेलकम देयर फर्स्ट चाइल्ड। और इनका जो फर्स्ट बेबी है वो पैदा होने वाला होता है। दे आर अबाउट टू वेलकम देयर फर्स्ट चाइल्ड। एंड गाइस देखो, इनकी हुई थी अरेंज मैरिज। दे हैड एन अरेंज मैरिज इन कैलकाटा। इंडिया में इनकी अरेंज मैरिज हुई थी। अशोक और आशिमा की अरेंज मैरिज कैलकाटा में हुई। उसके बाद ये दोनों शिफ्ट हो गए यूएस में। सो आशिमा तो कैलकाटा से बिलोंग करती थी, राइट। वो फर्स्ट टाइम गई है अब्रोड। सो आशिमा लिव्ड हर होल लाइफ इन कैलकाटा बिफोर मैरिज। शादी से पहले आशिमा ने पूरी लाइफ कैलकाटा में बिताई। सो एकदम से वो अब्रोड गई तो वो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस करती है वहाँ पर। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट अशोक, तो अशोक तो वहाँ पहले से शिफ्ट हो चुका था, तो उसको थोड़ा रहने की आदत हो चुकी थी। बट एट द सेम टाइम इफ़ वी टॉक अबाउट आशिमा, तो वो अभी अभी शिफ्ट हुई है। सो ऑब्वियसली उसे अपनी फैमिली की याद आती है। एंड अशोक सेट अब्रोड। देखो अशोक अब्रोड कब सेट हुआ और क्यों सेट हुआ, अब पता लगेगा इस बारे में। आफ्टर अ टेरिबल ट्रेन एक्सीडेंट। देखो अशोक शिफ्ट हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में आफ्टर अ टेरिबल ट्रेन एक्सीडेंट। उसके साथ एक ट्रेन हादसा हो जाता है, उसके बाद अशोक शिफ्ट होता है यूनाइटेड स्टेट्स में। इन दैट एक्सीडेंट ही बेयरली सर्वाइव्ड। और उस एक्सीडेंट में वो बहुत मुश्किल से बचता है। ही वॉज नियरली किल्ड। वो मरने की कगार पर पहुंच जाता है, बहुत मुश्किल से बचता है अशोक। रेस्क्यू पार्टी डिस्कवर्ड हिम बिकॉज ऑफ द ब्लोइंग ऑफ पेजेस ऑफ बुक दैट ही वॉज रीडिंग, अ बुक ऑफ द कलेक्टेड स्टोरीज ऑफ निकोलाई गोगल। देखो गाइस, जो अशोक है ये अब्रोड सेट होता है ट्रेन एक्सीडेंट के बाद। और इस ट्रेन एक्सीडेंट में क्या होता है, जो अशोक है वो मरने की कगार पर पहुंच जाता है। उसे रेस्क्यू पार्टी तब ढूंढ पाती है जब वो एक बुक पढ़ रहा होता है ट्रेन में, ठीक है। कौन सी बुक? द कलेक्टेड स्टोरीज ऑफ निकोलाई गोगल। निकोलाई गोगल एक राइटर है, उनकी बुक अशोक पढ़ रहा होता है ट्रेन में। सो उस बुक के हवा चलती है तो बुक के पेज जो है वो ब्लो होते हैं, राइट, उड़ते हैं पेजेस। सो बुक के पेजेस जो ब्लो हो रहे थे तो उनसे आवाज आ रही थी। उन आवाज के कारण रेस्क्यू पार्टी अशोक को ढूंढ पाई। अदरवाइज अगर रेस्क्यू पार्टी अशोक तक ना पहुंचती तो मे भी अशोक की डेथ हो जाती। तो इसीलिए अशोक की लाइफ बच पाई, क्योंकि वो ये बुक पढ़ रहे थे, उसकी बुक की पेजेस की आवाज की वजह से ही। सो इस इंसिडेंट के बाद अशोक शिफ्ट होते हैं यूएस में। एंड जर्नी अब्रोड इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर आशिमा। मैंने आपको बताया आशिमा के लिए अब्रोड में रहना थोड़ा डिफिकल्ट था। शी इज लवली एंड होम से क्लिंजिंग टू लेटर फ्रॉम द फैमिली। उसे अपनी फैमिली की बहुत याद आती है, लेटर्स भेजती है, उनसे मिलना चाहती है। तो स्टोरी किस तरीके से स्टार्ट होती है मैंने आपको बताया। अशोक और आशिमा रहते हैं यूएस में और वो अपने फर्स्ट बेबी का वेट कर रहे हैं, मतलब बेबी कभी भी हो सकता था। उसके बाद मैंने आपको थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताया कि अशोक आशिमा की शादी कैसे हुई, अशोक क्यों शिफ्ट हुआ। अब हम वापस आ जाते हैं उसी प्लॉट पर जहां से हमने स्टार्ट किया था कि दे आर अबाउट टू वेलकम देयर फर्स्ट चाइल्ड। सो देयर सन, इनका फर्स्ट चाइल्ड क्या होता है? सन, बेटा होता है इनका। देयर सन इज बोर्न इन फॉरेन एनवायरमेंट। इनका बेटा फॉरेन एनवायरमेंट में यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा होता है। एंड अशोक रिफ्लेक्ट्स हाउ लकी द बॉय इज, हाउ डिफरेंट हिज लाइफ विल बी फ्रॉम अशोक्स ऑन लाइफ। सो इनका बेटा यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा हुआ है, तो अशोक इस चीज पर अपने व्यूज देता है। वो कहता है कि ये बच्चा कितना लकी है और इसकी लाइफ एटलीस्ट मेरी लाइफ से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है। बिकॉज फॉरेन में वो सारी फैसिलिटीज़, उस लेवल की एजुकेशन होती है जो अशोक खुद नहीं कर पाए। सो इसीलिए वो कहते हैं कि हाउ डिफरेंट हिज लाइफ विल बी फ्रॉम माई ऑन लाइफ। एंड आशिमा टू स्ट्रक हाउ डिफरेंट हर सन्स लाइफ विल बी। आशिमा भी सोचती है कि उसके बेटे की लाइफ कितनी डिफरेंट होने वाली है। बट एट द सेम टाइम शी पिटीज हिम ग्रो अप अलोन। क्यों? उसे दया आती है अपने बेटे पर कि उसे अकेले एनवायरनमेंट में पलना होगा। इफ वी टॉक अबाउट इंडिया तो यहाँ पर सिबलिंग्स होते हैं, कजन होते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। सो एक माहौल मिल जाता है। बट एट द सेम टाइम इफ वी टॉक अबाउट फॉरेन, वहाँ पर न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं। इंडिया में तो फिर भी जॉइंट फैमिलीज अब भी मिल जाएंगी, ठीक है, उतनी नहीं होती हैं जितने एंशियंट टाइम्स में होती थी, बट फिर भी हमें बहुत फैमिलीज मिल जाती हैं जॉइंट। बट इफ वी टॉक अबाउट फॉरेन तो वहाँ पर तो ऑलमोस्ट न्यूक्लियर फैमिलीज ही होती हैं। सो इसीलिए आशिमा सोचती है, दया आती है उसे अपने बेटे के फ्यूचर पर कि उसे अकेले बढ़ना होगा, अकेले रहना होगा। उसके पास ना कोई कजिन है,
ना कोई सिबलिंग होगा जिसके साथ वो घुल मिलकर खेल पाएंगे। सो इसीलिए आशिमा को दया आती है and they wait for their son's good name to come in letter from Ashima's grandmother in India। मैंने आपको कैरेक्टर स्केच वाली वीडियो में बताया था कि जो आशिमा की ग्रैंडमदर होती है वही ऑलमोस्ट सबके नाम भी रखती है। सो अशोक एंड आशिमा वेट फॉर द सन्स गुड नेम, जो कि आशिमा की ग्रैंडमदर को भेजना था कैलकाटा से यूएस थ्रू अ लेटर। इन मीन टाइम दे मस्ट गिव अ टेम्पररी पेट नेम इन द हॉस्पिटल, बट उन्हें हॉस्पिटल में कोई टेम्पररी नाम तो देना है भाई, हमें फॉर्मेलिटीज तो कंप्लीट करनी पड़ती है हॉस्पिटल्स में। सो इसीलिए आशिमा और अशोक को हाँ हॉस्पिटल में फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए एक टेम्पररी नाम देना पड़ा एंड दे सेट ऑन गॉगल। और वो क्या नाम दे देते हैं? गॉगल। राइटर हुज बुक सेव्ड अशोक्स लाइफ एंड मेड पॉसिबल दिस न्यू वन, क्योंकि उस राइटर की वजह से ही अशोक की जान बच पाई और जो ये न्यू बॉर्न आया है इस दुनिया में ये भी उसी के कारण पॉसिबल हो पाया, बिकॉज अशोक सर्वाइव्ड, राइट। सो देखो अशोक ने और आशिमा ने अपने बेटे का नाम रख दिया है गॉगल। उसके बाद जो नॉवल है शोज गोगल्स ग्रोथ, गोगल की ही पूरे चाइल्डहुड से अडल्टहुड किस तरीके से बड़ा होता है, यंग होता है, उसको एक्सप्लेन करती है नॉवल। So family moves into a suburban town Ashok hired as an assistant professor। पहले कैम्ब्रिज में रह रहे थे बट गॉगल के पैदा होने के बाद दे मूव्ड इनटू अ स्मॉल सबर्बन टाउन, जहां पर अशोक को जॉब भी मिल जाती है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। आशिमा फील्स फॉर इंडिया, आशिमा को इंडिया की बड़ी याद आती है। When Gogol begins kindergarten, his parents decide to change his name निखिल। देखो अब गॉगल को इन्होंने किंडरगार्टन भेजना स्टार्ट कर दिया तो वहां पर तो ये गॉगल नाम नहीं दे सकते, अदरवाइज उसका हमेशा ये नाम रह जाएगा। सो दे डिसाइडेड कि अब हम नाम बदलकर निखिल रख देते हैं, बिकॉज जो आशिमा की ग्रैंडमदर थी उनका लेटर खो जाता है। आशिमा's grandmother letter is lost in the mail, इसीलिए आशिमा और अशोक को खुद ही अपने बेटे का नाम रखना पड़ता है और वो क्या नाम रख देते हैं? निखिल। गॉगल इज फ्राइटेंड बाय द आइडिया ऑफ चेंजिंग हिज नेम, गॉगल बड़ा नाराज हो जाता है, भाई मेरा नाम क्यों बदल रहे हो? देन हिज सिस्टर सोनाली इज बोर्न। थोड़े टाइम बाद गॉगल की छोटी बहन पैदा हो जाती है जिसका ये नाम रखते हैं सोनाली। Siblings begin to bond as the carriers of American influence in the house। So जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तो देखो पेरेंट्स को तो हमेशा बच्चों की माननी पड़ती है। So अभी अमेरिका में रह रहे हैं, सो ये दोनों को हम कह सकते हैं कि अपनी फैमिली में ये अमेरिकन इन्फ्लुएंस का एक कैरियर है, कि मतलब अमेरिकन इन्फ्लुएंस इन्होंने अपनी फैमिली में पूरा ला दिया है। Their natural unaccented English and socialization in the American school, reason for adopting of Christmas and certain American food items, because देखो बच्चे रह रहे हैं अमेरिकन कल्चर में, सो उन पे वो इन्फ्लुएंस पड़ता है और बच्चों पर जो इन्फ्लुएंस पड़ता है वो फैमिली में लाते हैं। सो इनके इसी कारण देखो अब वो हमेशा से यूएस में रह रहे हैं तो उनकी इंग्लिश भी उसी एसेंट की होगी एंड उनका जो सोशलाइजेशन है वो भी अमेरिकन लोगों के साथ है। अमेरिकन स्कूल में जा रहे हैं बच्चे तो उनका सोशलाइजेशन, सोशल ग्रुप जो है वो भी अमेरिकन चिल्ड्रन है। सो इसीलिए इनके पेरेंट्स को अडॉप्ट करना पड़ता है क्रिसमस एज अ फेस्टिवल। अब ये क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं एंड दे इंजॉय सर्टन अमेरिकन फूड आइटम्स एज वेल। अगर हम अमेरिका के फूड आइटम्स की बात करें तो मैकडी सबसे पहले ही आता है। सो इनके बच्चे अमेरिकन इन्फ्लुएंस को अपने घर में ले आए हैं एंड द पेरेंट्स अडॉप्टेड क्रिसमस एंड सर्टेन अमेरिकन फूड आइटम्स एज वेल। देखो इन्होंने बेशक से अमेरिकन कल्चर को अडॉप्ट कर लिया है बट इन्होंने अपने बंगाली कल्चर को नहीं छोड़ा है। They also take their children to regular gatherings of their Bengali friends in America and take extended trips to Calcutta as well। ठीक है, इनके कुछ बंगाली फ्रेंड्स भी है जो अमेरिका में रहते हैं तो ये अपने बच्चों को उन बंगाली फ्रेंड्स के पास उनके घर लेकर जाते हैं, टाइम टाइम पर गैदरिंग्स करते हैं ताकि इनके बच्चों का बंगाली कल्चर से डिस्टेंस ना बने। बेशक से दे आर अडॉप्टिंग अमेरिकन कल्चर, ठीक है, इट इज द नीड ऑफ देयर चिल्ड्रन क्योंकि वहां पर रह रहे हैं, उन बच्चों के साथ है, सो इट इज द नीड, बट एट द सेम टाइम ये नहीं चाहते कि इनके बच्चे बंगाली कल्चर को भूले। सो इसीलिए छोटी छोटी गैदरिंग्स में अपने बच्चों को बंगाली फैमिलीज से मिलवाते हैं और समटाइम्स ही कैलकाटा भी आते हैं ट्रिप्स पर। सो एट वंस एक बार क्या होता है, फैमिली लिव विद रिलेटिव्स फॉर 8 month पीरियड। एक बार ये कैलकाटा आते हैं और 8 महीनों तक यहाँ पर स्टे करते हैं। सो ड्यूरिंग दिस ट्रिप क्या होता है ना, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सोनिया एंड गॉगल फील लाइक आउटसाइडर्स। सोनिया और गॉगल को आदत है अमेरिकन कल्चर में रहने की,
सो जब ये यहाँ पर कैलकाटा में आ जाते हैं सो ये आउटसाइडर्स की तरह फील करते हैं, पराया सा फील होता है, आउटसाइडर्स जैसी फीलिंग आती है। हम भी कई बार कहीं जाते हैं, उनसे नहीं कम्युनिकेट कर पाते हैं तो हमें लगता है यार आउटसाइडर जैसी फीलिंग आ रही है, हम तो इनके साथ घुल मिल नहीं पा रहे हैं। सो ऐसी फीलिंग यहाँ पर किसको आती है? सोनिया एंड गॉगल को। India is a foreign place for them, which is their native land, not theirs but their parents, because वो दोनों तो ठीक है अमेरिका में पैदा हुए हैं, but India is not foreign place for them. ठीक है अमेरिका में वो बेशक से पैदा हुए हैं, but India is not foreign place for them, but उन्हें ऐसा फील होता है कि India is a foreign place for them. And they see their parents joy at being home, और वो क्या देखते हैं कि उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, बट उनके बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। उनके बच्चे सोच रहे हैं हम तो विदेश में आ गए हैं ना, अब्रोड आ गए हैं, फॉरेन लैंड पर आ गए हैं। Gogol grows to despise his name, deeply embarrassed by his namesake. Name is not linked to any part of his identity. देखो जो गॉगल है, ठीक है अब तक बच्चा था, सब सही चल रहा था, अब उसमें दिमाग आ गया भाई, तो वो सोचता है कि मेरा ये नाम गॉगल क्यों रखा है। He grows to despise कि मेरा नाम ये रखा क्यों है गॉगल, क्योंकि ये तो मेरी आइडेंटिटी से किसी भी तरीके से मैच नहीं करता। एंड ही डज नॉट नो द स्टोरी ऑफ हिज फादर्स एक्सीडेंट। उसे अपने फादर के एक्सीडेंट की स्टोरी नहीं पता है। अच्छा मेरा नाम इसलिए रखा है, उसे ऐसा नहीं पता, इसीलिए गॉगल सोचता है कि मेरा नाम क्यों रखा है गॉगल, कोई आइडेंटिटी से मैच हो रहा है। एंड व्हेन ही इज 18 डिसाइड्स टू लीगली चेंज हिज नेम टू निखिल, और जब वो 18 ईयर्स का हो जाता है वो डिसाइड करता है कि अब मैं अपना नाम चेंज करने वाला हूँ, निखिल रखने वाला हूँ। ठीक है, लीगली चेंज करने का सोचता है, और नाम चेंज करने के बाद वो सबसे पहले किससे मिलता है? रथ से। टुगेदर फॉर मोर देन 2 years, और लगभग 2 साल के लिए रथ और निखिल एक साथ रहते हैं। मतलब ये जो रथ है ये निखिल की फर्स्ट गर्लफ्रेंड होती है, ठीक है, बट बाद में हो जाता है इनका ब्रेकअप। क्यों हो जाता है ब्रेकअप? क्योंकि जो रथ है उसे अपनी सेमेस्टर स्टडीज के लिए जाना पड़ता है अब्रोड, और दोनों में आ गया डिस्टेंस। सो जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है और इन्हें करना पड़ जाता है ब्रेकअप। ठीक से नहीं चल पाता है, सो दे डिसाइडेड कि चलो ब्रेकअप ही कर लेते हैं। सो निखिल्स एस्केप फ्रॉम वर्ड गॉगल इज स्टिल इनकम्प्लीट। देखो गाइस, बेशक से गॉगल ने अपना लीगली नाम रख लिया है निखिल, बट वो फिर भी गॉगल वर्ड से बाहर नहीं आ पाया अब तक। As every weekend he travels home where his family stubbornly persists in calling him by his pet name. देखो जो निखिल है वो बाहर रहकर स्टडी कर रहा है और हर वीकेंड पर अपने घर वो जब जाता है तो उसकी फैमिली स्टबर्नली परसिस्ट करती है, उसको इसी नाम से बोलती है। सो ऑब्वियसली वो इस नाम से बाहर आएगा कैसे, जब हफ्ते में 5 days, ठीक है बेशक से सब उसे निखिल बोल रहा है, 5-6 days, अगर एक दिन भी कोई उसे गॉगल गॉगल बोल रहा है सो वो कैसे उस चीज से बाहर आएगा? इम्पॉसिबल, इनकम्प्लीट है ना कि वो उससे बाहर नहीं आ पाया, एस्केप पॉसिबल ही नहीं हो पाया है। सो इस एस्केप इज पुश्ड 1 step फर्दर। देखो ये उस गॉगल नाम से बाहर नहीं आ पा रहा था, बट अब वो उस नाम से बाहर आने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ता है, because he started living in New York after having finished an architecture degree at Columbia. Columbia में निखिल अपनी आर्किटेक्चर डिग्री कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद वो न्यूयॉर्क में रहना स्टार्ट कर देता है। सो वो अपनी फैमिली से दूर आ चुका है, अब वहाँ पर सब उसे निखिल बोलते हैं। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि he is pushed 1 step further. Gogol falls in love with a sophisticated young art historian Maxine Ratliff. सो यहाँ पर न्यूयॉर्क में एक पार्टी होती है, पार्टी में गॉगल मिलता है एक लड़की से जिस लड़की का नाम होता है मैक्सिन रटलिफ। जो मैक्सिन रटलिफ होती है वो आर्ट हिस्टोरियन होती है एंड शी इज वेल्दी, बहुत रिच होती है, एंड हर वेल्दी पेरेंट्स गिराल्ड एंड लीडिया रटलिफ। सो जो मैक्सिन रटलिफ होती है इसके पेरेंट्स होते हैं गिराल्ड एंड लीडिया रटलिफ, और ये बहुत रिच होते हैं। सो पार्टी में जब मिलता है, मतलब निखिल जब इससे मिलता है, सो इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। सो गॉगल मूव्स इनटू देयर हाउस, गॉगल जाकर रहने लग जाता है इन्हीं के घर में, रिप्लेसमेंट फॉर हिज ओन होम। और देखो यहाँ पर जो गॉगल है वो बहुत जल्दी सेटल भी हो जाता है। फैसिनेटेड बाय रटलिफ्स देयर वेल्थ, गॉगल रटलिफ लोगों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है, फैसिनेट होता है। क्यों होता है फैसिनेट? बिकॉज देखो उनकी फैमिली बेशक से अब्रोड अमेरिका शिफ्ट हो चुकी है, बट समहाउ वो है तो इंडियन, कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स रह ही जाती हैं इंडिया वाली। सो वहाँ पर वो रटलिफ फैमिली को देखता है तो रटलिफ फैमिली इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हिज ऑन फैमिली। सो दैट्स वाई निखिल इज फैसिनेटेड बाय रटलिफ्स एंड देयर वेल्थ, उनकी वेल्थ से भी बहुत फैसिनेट होता है बिकॉज वो बहुत रिच होते हैं।
and he never felt growing up divided between two culture. And one more important thing, जो गॉगल है वो कभी ये चीज रियलाइज ही नहीं करता कि वो दो अलग कल्चर में ग्रो हुआ है, दो अलग कल्चर में बड़ा हुआ है. ही नेवर फेल्ट कि वो अमेरिकन और इंडियन दो कल्चर में बड़ा हुआ है. मतलब दोनों कल्चर्स को उन्होंने इस तरीके से बैलेंस किया कि गॉगल को कभी ये चीज रियलाइज ही नहीं हुई. और जो गॉगल रेडक्लिफ के साथ रहता है उसे वहां पर भी ये चीज बिल्कुल फील नहीं होती है कि वो अमेरिकन के साथ रह रहा है, वो इंडियन है, बिल्कुल नहीं होती है उसे ये चीज फील. वो बहुत इजीली कंफर्टेबली उनके साथ सेटल हो जाता है. बट हिज एस्केप विद रेडक्लिफ इज कट शॉर्ट. हिज फादर डाइज बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक. सो देखो, रेडक्लिफ के साथ रह रहा था गॉगल बहुत अच्छे से, बट इसकी रेडक्लिफ के साथ ये स्टे बीच में ही खत्म हो जाता है. वाई? बिकॉज जो इसके फादर थे अशोक गांगुली, उनकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक. सो गॉगल बेशक से न्यूयॉर्क में रह रहा था, बट अब उसके फादर एक्सपायर हो गए हैं तो उसे जाना पड़ेगा. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अशोक हैज बीन लिविंग इन ओहियो, फार अवे फ्रॉम हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एट दैट टाइम. जिस टाइम पर अशोक की डेथ होती है वो ओहियो में होता है. जब उसे हार्ट अटैक आता है वो ओहियो में होता है, अपनी फैमिली से दूर. ना उसके पास उसकी बेटी होती है, बेटा होता है, वाइफ होता है, कोई नहीं होता. So struck by the tragedy, Gogol returns to his home, finding comfort in Bengali tradition he had once rebelled against. So अपने फादर की डेथ के बाद जो गॉगल है वो completely stuck हो जाता है, ठीक है, एकदम टूट सा जाता है, और वो डिसाइड करता है कि वो वापस अपनी फैमिली के पास जा रहा है. सो अब वो बंगाली फैमिली में, बंगाली ट्रेडिशन में, बंगाली कल्चर में बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा है. उसी बंगाली कल्चर में जहाँ पर एक टाइम पर वो ये फील कर रहा था कि वो किसी फॉरेन प्लेस पर आ गया है. सो आप देख रहे हो कि क्या गॉगल में क्या चेंज आया है, कि क्या तो वो बंगाली कल्चर को फॉरेन प्लेस मान रहा था बंगाल को और उस कल्चर के अगेंस्ट था, बट नाउ ही इज फाइंडिंग कंफर्ट इन दैट बंगाली ट्रेडिशन एंड ड्रिफ्ट्स अवे फ्रॉम मैक्सिन, स्टॉप सीइंग वन अनदर. अब उसके फादर की डेथ हो गई है तो गॉगल वहां पर तो नहीं रह सकता अब न्यूयॉर्क में अपनी फैमिली से दूर. सो उसे मैक्सिन से दूर आना पड़ता है और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं देख पाते. लेटर रिटर्न्स टू न्यूयॉर्क, goes on a date with one of Bengali children present in childhood gatherings, मौसमी माजूमदार. सो बंगाल चला गया था गॉगल, बट कुछ टाइम बाद वो वापस आता है न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में आने के बाद वो एक लड़की को डेट पर लेकर जाता है. वही लड़की जिससे वो चाइल्डहुड गैदरिंग्स में मिलता था. ये लड़की वही है जिसको उसके पेरेंट्स मिलाने लेकर जाते थे बंगाली गैदरिंग्स में जब ये जाते थे अमेरिका में. सो ये गर्ल भी वहां पर होती थी जिसको अब गॉगल डेट कर रहा है, एंड दैट गर्ल इज मौसमी माजूमदार. सून दे आर मैरिड इन बंगाली सेरेमनी इन न्यू जर्सी. ठीक है, बहुत जल्दी ही मौसमी और गॉगल शादी भी कर लेते हैं बंगाली सेरेमनी इन न्यू जर्सी. न्यू जर्सी में बंगाली रीति रिवाजों के साथ मौसमी और गॉगल की शादी हो जाती है. सो हैप्पी इनफ एट फर्स्ट. शुरू में तो सब अच्छा लगता है, सब खुश रहते हैं दोनों, मतलब शुरू में बहुत खुशी खुशी रहते हैं. बट सून स्मॉल रिमेम्बरेंस ऑफ मौसमीज पास्ट विद हर एक्स फियांसे ग्राहम बिगिन टू ट्रबल देयर रिलेशनशिप. सो स्टार्टिंग में सब अच्छा चल रहा होता है, बट उसके बाद जो मौसमी का एक्स हस्बैंड था ग्राहम, उसकी वजह से इनके रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ हो जाती, मतलब प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती इनके रिलेशनशिप में. एंड मौसमी जो कि एक फ्रेंच पीएचडी कैंडिडेट थी, ऑलवेज सॉट इंडिपेंडेंट. उसे हमेशा इंडिपेंडेंट रहना पसंद है, कि मतलब मैं हमेशा आज़ाद रहूं, आज़ाद रहना, घूमना फिरना अकेले, मतलब जो वो करना चाहे वो कर पाए, ये पसंद था मौसमी को. बट नाउ शी इज मैरिड, हाउ शी इज सपोज कि वो सारी चीजें कर पाए. देखो, आफ्टर मैरिज इट इज समहाउ नॉट पॉसिबल कि आप सारी वो चीजें कर पाओ जो आप करना चाहते हो, बिकॉज आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं. बट मौसमी हमेशा इंडिपेंडेंट ही रहना चाहती थी, और इसीलिए उसका जो रिलेशनशिप है गॉगल के साथ वो खराब होता चला जाता है. एंड इन द एंड शी हैज एन अफेयर विद एन ओल्ड क्रश दिमित्री देशजार्डिन्स. शी एंड गॉगल डाइवोर्स्ड. देखो, मैंने आपको बताया मौसमी इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी. आफ्टर मैरिज हो सकता है बहुत बार कंडीशंस और जो सिचुएशंस आपके फेवर में हो, आप वो सारी चीज़ें कर पाओ, बट समटाइम्स आपको थोड़ी चीज़ें समझनी भी पड़ती हैं. एंड मौसमी उन चीज़ों के साथ अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाई, और एट द लास्ट उसका अफेयर होता है, अफेयर स्टार्ट हो जाता है उसके ओल्ड क्रश दिमित्री देशजार्डिन्स के साथ. एंड शी एंड गॉगल डाइवोर्स्ड, और उसका और गॉगल का डाइवोर्स हो जाता है. सो इन द लास्ट चैप्टर
वी सी फैमिली कमिंग टुगेदर अगेन। हम लास्ट चैप्टर में क्या देखते हैं, गॉगल, उसकी मदर, उसकी बहन, मतलब जो फैमिली है वो दोबारा एक साथ आ जाती है। एंड सोनिया अकम्पनीड बाय हर न्यू फियांसे बैन। सो जब ये पूरी फैमिली दोबारा एक साथ आ जाती है तो जो सोनिया है वो भी यहाँ पर होती है अपने फियांसे बैन के साथ, सेलिब्रेटिंग वन फाइनल बंगाली क्रिसमस ईव इन देयर होम, बिकॉज उसके बाद तो सोनिया की शादी हो जाएगी। सो यहाँ पर फाइनल बंगाली क्रिसमस वो यहाँ पर सेलिब्रेट कर रही हैं। एंड आशिमा डिसाइडेड टू लिव फॉर 6 months ऑफ एवरी ईयर इन कैलकाटा बिकॉज शी बिलोंग्ड फ्रॉम दैट प्लेस, राइट। आशिमा कैलकाटा से बिलोंग करती है। बच्ची बेशक से अमेरिकन कल्चर में बहुत अच्छे से सेटल हो गए, बट आशिमा समहाउ इतने अच्छे से सेटल नहीं हो पाई क्योंकि उसने अपना पूरा चाइल्डहुड कैलकाटा में बिताया है। सो शी हैड अ लॉट्स ऑफ मेमोरीज ऑफ कैलकाटा, राइट। सो इसीलिए आशिमा डिसाइड करती है, क्योंकि देखो बच्चे हो गए हैं बड़े, गॉगल की तो ऑलरेडी शादी हो चुकी थी बट डाइवोर्स हो गया, बैन की भी शादी हो जाएगी। सो आशिमा डिसाइड करती है कि वो साल में 6 महीने कैलकाटा में बिताएगी। सो अब ये लोग कैलकाटा में ही सेलिब्रेट कर रहे थे फाइनल बंगाली क्रिसमस ईव। सो वहां पर कैलकाटा में अपने रूम में गॉगल फाइंड्स अ बुक। गॉगल को अपने रूम में एक बुक मिलती है, अ कॉपी ऑफ द कलेक्टेड स्टोरीज ऑफ निकोलाई गॉगल। कौन सी बुक मिलती है? द कलेक्टेड स्टोरीज ऑफ निकोलाई गॉगल that his father had given him as a birthday present year before। ये बुक द स्टोरीज ऑफ निकोलाई गॉगल, गॉगल के फादर अशोक गांगुली उसे एज अ बर्थडे प्रेजेंट देते हैं कई सालों पहले। एंड व्हेन गॉगल वांटेड टू एस्केप दैट नेम, कब देते हैं वो ये बुक उसे? उस टाइम पर गॉगल इस नाम से फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मेरा नाम गॉगल क्यों रख रखा है। उस टाइम पर उसे ये बर्थडे प्रेजेंट मिलता है। सो उस टाइम पर तो गॉगल ये बुक बिल्कुल नहीं पढ़ता है, बट नाउ there will soon be no one left to call him by it। and now Gogol realized कि बहुत जल्दी, मतलब कुछ टाइम में ऐसा भी दिन आएंगे जब उसे कोई गॉगल नाम से पुकारने वाला ही नहीं रहेगा। So he feels to desire to reach out towards his past once more। so वो चाहता है कि काश वो दोबारा से एक बार और अपने पास्ट को जी पाए। He sits on his childhood bed and reads his father's most favorite author's story, the collected stories of Nikolai Gogol। So गॉगल को जब ये बुक मिलती है तो वो पूरा पास्ट की मेमोरीज में डूब जाता है कि मेरे पापा ने मुझे ये दी थी एज अ बर्थडे प्रेजेंट जब मैं अपने नाम से बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, और मेरे को एक दिन ऐसा आएगा जब कोई इस नाम से नहीं बोलेगा, काश मैं दोबारा उस पास्ट में पहुंच जाऊं। सो वो अपने चाइल्डहुड बेड पर बैठता है और इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करता है, जो कि उसके फादर की मोस्ट फेवरेट ऑथर द्वारा लिखी गई बुक थी। सो यहाँ पर हमने देखा कि ये कितना आयरॉनिक था कि गॉगल इस नाम से बाहर आना चाहता था और अब वो उसी बुक को पढ़ रहा है जिसके ऊपर उसका नाम रखा गया था। सो इट इज़ वेरी आयरॉनिक। सो गाइज दिस इज द कंप्लीट समरी ऑफ दिस नॉवल। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप चाहते हैं कि हम पूरे 12 चैप्टर्स की समरी डिस्कस करें, चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 2 3 4 5, इस तरीके से हर चैप्टर की समरी डिस्कस करें, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। नाउ विल डिस्कस अबाउट द थीम्स। सो हियर आर द थीम्स। फर्स्ट थीम इज फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी। जो गॉगल है वो अपने इस गॉगल नाम से बड़ा परेशान हो जाता है और वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करता है, नाम चेंज कर देता है, निखिल रख लेता है। सो फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ दिस नॉवल। देन इंडियन इमाइग्रेंट एक्सपीरियंसेस, ऑब्वियसली ये तो थीम है ही क्योंकि ये इंडियन इमाइग्रेंट है जो कि यूएस में शिफ्ट हो जाते हैं। देन फैमिली, फैमिली भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट आशिमा, व्हेन शी शिफ्टेड टू यूएस, वो अपनी फैमिली को बहुत मिस करती है। एट द सेम टाइम जो गॉगल है वो भी वीकेंड्स पर अपनी फैमिली से मिलने आता है। ये आशिमा और जो अशोक है ये अपने बच्चों को कलकत्ता में अपनी फैमिली से मिलवाने उनके साथ ट्रिप्स पर आते हैं। सो फैमिली इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थीम। द ट्रेडिशन एंड रिचुअल्स, ट्रेडिशन एंड रिचुअल्स तो है ही थीम बिकॉज देखो इन्होंने वहाँ पर अमेरिकन कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, बट एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे इस चीज़ को लेकर भी कि जो उनके बच्चे हैं वो बंगाली ट्रेडिशन, बंगाली रिचुअल्स को ना भूल जाएं। इसीलिए वो अपने बच्चों को बंगाली गैदरिंग्स में अमेरिका में लेकर जाते थे सो दैट उनके बच्चे बंगाली ट्रेडिशन और रिचुअल से भी जुड़े रहें, राइट। ये नहीं कि उन्होंने अमेरिकन कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, इट्स मीन वो अपने बंगाली कल्चर को भूल जाएं। सो देयर पेरेंट्स आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट। द नेक्स्ट थीम इज आइडेंटिटी एंड नेमिंग, ये भी गॉगल के रेफरेंस में आएगा। एंड देन लव एंड मैरिज, लव एंड मैरिज आप मौसमी वाले सीन में भी डाल सकते हो कि उसकी पहले ग्राहम से शादी होती है, देन शी डाइवोर्स्ड, गॉगल से शादी होती है, फिर लव अफेयर स्टार्ट होता है। एट द सेम टाइम गॉगल के बारे में भी डाल सकते हो, फर्स्ट गर्लफ्रेंड रुथ, देन उससे फिर उसका ब्रेकअप हो जाता है। सेकंड गर्लफ्रेंड मैक्सिन रेटक्लिफ, उससे
नेचुरल जो सिनेरियो बन जाता है उस वजह से दूर हो जाते हैं वो दोनों। देन मौसमी मजूमदार। सो काफ़ी सारा लव और मैरिज वाले भी आपको इंसिडेंट्स मिल जाएंगे, तो थीम्स भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ अगर हम सिंबल्स की बात करें, सो फर्स्ट सिंबल इज ट्रेन। सो गाइस देखो ट्रेन क्या सिंबलाइज कर रही है। सबसे पहले तो ट्रेन सिंबलाइज करती है मोशन, राइट, कि हम मोशन में रहते हैं, मोशन सिंबलाइज कर रही है ट्रेन। देन डिस्टेंस, हम ट्रेन से ट्रैवल क्यों करते हैं, हमें डिस्टेंस क्रॉस करना है, दूर जाना है, सो ट्रेन सिंबलाइजेस डिस्टेंस। एज वेल एज एक्सीडेंट, जो गॉगल के फादर होते हैं अशोक गांगुली, उनका एक्सीडेंट हो जाता है ट्रेन से एंड ट्रैवल कर रहे होते हैं वो, सो ट्रेन सिंबलाइजेस एक्सीडेंट, मोशन, ट्रैवलिंग, डिस्टेंस। देन नेक्स्ट सिंबल इज बुक। बुक सिंबलाइजेस रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट। गॉगल नेम, गॉगल का नाम अशोक गांगुली कब रखते हैं, जो उनके फेवरेट ऑथर थे निकोलाई गॉगल, उन्हीं के नाम पर जो अशोक है वो अपने बेटे का नाम गॉगल रख देते हैं। एज वेल एज इन द बुक्स वी कैन कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट एज वेल। देन ग्रेव एंड ग्रेवयार्ड, यहाँ पर ग्रेव एंड ग्रेवयार्ड आता है जब गॉगल मैक्सिन रैटक्लिफ की फैमिली के साथ रहता है, तो वो उनके एक लग्जीरियस बंगले में जाता है, बंगलों में जाता है, ठीक है, एक बहुत अच्छा उनका घर होता है जहाँ पर गॉगल जाता है। उनके घर में ही ग्रेव और ग्रेवयार्ड भी होता है, ठीक है, बहुत बड़ा घर है, वहीं पर उन्होंने पर्सनल ग्रेवयार्ड भी बनवा रखा है। सो अ प्लेस दैट विल बेयर हिज लेगेसी इन फ्यूचर। ग्रेवयार्ड क्या होता है, जो कि लेगेसी को रिकॉर्ड करके रखता है फ्यूचर तक के लिए, है ना, मतलब लेगेसी को रिकॉर्ड करके रखता है फ्यूचर तक। सो गाइज दीज आर द सिंबल्स एंड आई होप आपको जो ये नॉवल है द नेमसेक, इसकी एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गई होगी। एंड इसके बाद भी इफ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज एंड व्हाट्सएप. I'll give the link of all the three in the description box. So guys do follow me on Instagram and also on my Facebook page. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट जब भी मैं फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।